गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे इस प्रयोगशाला परिचारक वाले महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सेशन में सबका स्वागत है। आज से हम लोग रसायन शास्त्र के जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन सबको वन बाय वन हम पुनः करेंगे। हालांकि जो फिजिक्स के जितने टॉपिक्स थे, कार्य ऊर्जा के स्रोत और तरंग, ध्वनि, उष्मा, प्रकाश, विद्युत धारा, ये टॉपिक हमने साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर किया हुआ है। जो बच्चे प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जो जितनी भी वीडियो मैं बनाऊंगा है ना, जितने भी एमसीक्यू सेशन होगी वो आपको पहले मिल जाएगा। ये बेनिफिट्स होता है। गुड इवनिंग स्वीटी, मनीष, मनीषा, सुशीला, नंदनी, सबका स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सुन तो किसी काला काला दिखते हैं, काला काला दिखता है। चलो पहला क्वेश्चन, कोलाइडी विलयन के कुछ गुण होते हैं। मैंने आपको क्लास पढ़ाया था बेटा कि कोलाइडी विलयन, ठीक है, कोलाइडी विलयन के बारे में स्पेशली मैंने बताया था कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो अगर हम उससे प्रकाश गुजारेंगे तो उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देंगे, जिसको सबसे पहले है ना टिंडल ने देखा था, जिसको उन्होंने टिंडल प्रभाव के नाम से दिया। और जो कोलाइडी कण होते हैं एक गति करते हैं, जिग जैग गति, और उस जिग जैग गति को ब्राउनी गति के नाम से जाना जाता है। तो यही भी वो प्रश्न इस प्रकार से आपको बनाकर दिया गया है कि कोलाइडी विलयन के जो कुछ गुण हैं तो क्या है। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। पहला ऑप्शन ए, बी और सी, मैक्सवेल वितरण, वंडरवाल्स। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग तरीके से आंसर आ रहा है। सबका स्वागत है भाई, जितने ही बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए वीरेंद्र, अर्चना, बहुत सारे बच्चे हैं, सबका आंसर आ चुका है भाई। कोलाइडी कण, बिल्कुल कोलाइडी कण के बारे में क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई कोलाइडी कण के बारे में। ठीक है, तो कोलाइडी कण क्या करते हैं? टिंडल प्रभाव बताते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्योंकि इसके कण जो है प्रकाश में दिखाई देते हैं। दूसरा ब्राउनी गति करते हैं, जो कि एक जिग जैग गति होती है। मैक्सवेल वितरण का कोलाइडी कणों से कोई संबंध नहीं है और ना ही वांडर वंश बल का। ठीक है, तो इनका कोई संबंध नहीं बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं होगा। तो जिसमें जिसमें सी है, डी है, ये बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी। तो याद रखना है जो कोलाइडी कण होते हैं वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं और साथ ही साथ टिंडल प्रभाव के साथ साथ ये क्या करते हैं? ब्राउनी गति करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन कैसा होता है। आपको बताना है कि मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होते हैं इसके विलयन कैसे होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, 2 उभयधर्मी, 3 उदासीन और 4 क्षारीय। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई, जल्दी जुड़ जाएंगे सभी। चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन कैसे होता है? अम्लीय, उभयधर्मी, उदासीन, क्षारीय। तो मैं बता दूं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हमको पता है कि अम्ल और क्षार जो कि विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं और हाइड्रोक्सिल माइनस आयन देते हैं। चूंकि यहाँ पे O है बेटा, ये जल में घुलेगा तो OH माइनस देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन है वो कैसा है? क्षारीय है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइडी है। आपको बताना है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसको हम लोग घन सोल बोलते हैं कि सोल बोलते हैं कि प्रोसोल कि इमल्सन। एक्चुअल में इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि ये इमल्सन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं पायसीकरण। एक्चुअली जब दो द्रवों को मिलाया जाता है तो वो इमल्सन की घटना कहलाती है। यहाँ पे है सोल, घन सोल और प्रोसोल। प्रोसोल की कोई चीज नहीं होती, घन सोल भी नहीं होता, लेकिन सोल क्या होता है इसको समझते हैं। जो सोल होता है बेटा ये होते हैं जो लिक्विड होता है, इसमें हम लोग अगर कोई पाउडर डाल दिए, कठोर चीजें डाल दिए तो वो सोल कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज द करेक्ट आंसर, सोल। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार का सोल वाली कोलाइडी है। अगला क्वेश्चन, अन्य धातुओं के साथ पारे के विलयन को क्या कहा जाता है? तो अन्य धातुओं के साथ जो पारे की विलयन है इसको क्या संतृप्त विलयन कहते हैं, या असंतृप्त, या अमलगम, या अति संतृप्त विलयन। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है भाई अलग अलग तरीके से। सुमन चंद्रवंशी, स्वीटी, पूनम, नीलिमा, जिया, माला वर्मा,
सही बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे भाई, ठीक है। माला वर्मा, नंदनी, ठीक है। क्या हो जाएगा, अन्य धातुओं के साथ पारे के विलयन, जब पारे को किसी भी विलयन में मिलाया जाता है ना, जिसमें एक धातु होता है, तो धातु को अगर हम पारे में मिलाएंगे इसको बोलते हैं बेटा अमलगम। क्या बोलते हैं, अमलगम। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर सर, इसको अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी विलयन में विलेय को घोलते समय जब किसी दिए गए तापमान पर विलयन में और अधिक विलेय नहीं घोला सकता, विलयन में और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता, तो इसे किस प्रकार के, है ना, या क्या कहा जाता है आपको बताना है। एक कोलाइडी विलयन बोलेंगे कि संतृप्त विलयन बोलेंगे कि एक निलंबन बोलेंगे कि एक अति संतृप्त विलयन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, वंदना बोल रही है प्रणाम सर जी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी जॉब इस साल लग जाए। बिल्कुल लग जाएगा, ठीक है, बस मेहनत करते रहो, है ना, बिल्कुल लग जाएगा भाई, अच्छे से मेहनत करोगे तो क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हम उस दिन मैं आपको एग्जाम्पल इसको क्लासरूम में बताया था, ठीक है। मैंने क्लासरूम में एक पानी का गिलास लिया था, उसमें नमक डाल रहा था और आपको एग्जाम्पल के स्वरूप बताया था कि एक ऐसा कंडीशन आएगा कि किसी निश्चित तापमान पर विलयन में और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता। हो गया बस वाला कंडीशन, क्या कहलाता है भाई, संतृप्त विलयन कहलाता है ना। तो एक अति संतृप्त विलयन का एग्जाम्पल है जिसको हमने प्रैक्टिकल करके क्लासरूम में देखा था। जब मैं विलयन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, कौन कौन से कितने बच्चे जुड़े थे भाई उस क्लास में, एक बार कमेंट करके बताएंगे। यस सर मैं था, या यस सर मैं थी। कितने बच्चे थे, ये वाला जो प्रैक्टिकल करके मैंने बताया था, है ना, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा था तो प्रैक्टिकल करके बताया था। कितने बच्चे जुड़े हुए थे। गुड इवनिंग रंजिता, सबका स्वागत है भाई, जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सबका स्वागत है। चलिए, एक बार बता देंगे यस सर हम थे करके, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है। कौन सा एक क्या है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मैंने बताया था कि भाई आप अलग अलग प्रकार के दाल ले लेंगे और दाल को जब कुकर में पानी डाल के 2-3 सीटी दे देंगे, वो कहलाएगा कौन सा भाई, समांगी मिश्रण। और असमांगी मिश्रण, अलग अलग टाइप के दाल ले लेंगे और मैं बोलूंगा कि, है ना, उसको चलो अलग करके बताओ भाई, है ना। चलो यस सर, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे, ठीक है, हैंड अप आ चुका है। तो बताओ इनमें से कौन सा समांगी मिश्रण है। स्टार्च का विलयन, पानी में छाछ, नाले का पानी या पानी में शर्करा। तो ये समांगी मिश्रण जिसको आप बेटा अलग अलग, है ना, नहीं कर सकते, इस प्रकार के घुले होते हैं कि बिल्कुल आपसे अलग हो ही नहीं सकता। तो स्टार्च का विलयन ये अलग कर सकते हो, पानी में छाछ कर सकते हो, नाले का पानी भी कर सकते हो। पानी में अगर शर्करा मिला दिया जाए, ठीक है, क्या मिला दिया जाए, पानी में अगर शर्करा मिला दिया जाए, तो इस प्रकार का एग्जाम्पल किसका है, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे, सबका आंसर डी था, मारुति का, प्रतिमा, जिया देवांगन, रीना रॉले, सबका आंसर क्या भाई, करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। पहला स्टेटमेंट वाले प्रश्न है कि क्या जो एक विलयन होता है एक समांगी मिश्रण होता है। मिट्टी एक विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है, आपको बताना है, ठीक है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है, ठीक है। चलिए, समांगी मिश्रण बताया था ना अलग नहीं कर सकते, अविसमांगी मिश्रण में अलग अलग कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि एक है ना, जैसे मिक्सचर आता है ना, मिक्सचर जो खाते हैं उसमें बोलूँगा कि फल्ली दाने को अलग करो, सेव को अलग करो, है ना, तो फिर आप अलग अलग कर सकते हो, वो भी समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण इस प्रकार के मिक्स हो जाएंगे कि उसको अलग करना पॉसिबल नहीं है, जैसे एक शरबत है, ठीक है। चल इसका आंसर दो भाई कि एक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, क्या सही है सर। मिट्टी एक विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है क्या, चलो बता दो भाई। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, नंदनी, सीमा, रंजिता, ठीक है। तो बेसिक प्रश्न है, ठीक है। तो ये एक और दो दोनों सही है भाई, कि आप सही बोल रहे हैं सर कि पहला वाला स्टेटमेंट कि भाई एक जो विलयन होता है एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, और मिट्टी जो होता है ये एक विसमांगी मिश्रण है। क्योंकि मिट्टी में बेटा, है ना, आप अलग अलग कर लेंगे, है ना, अलग अलग इन द सेंस मिट्टी में कुछ कंकड़ होंगे, कुछ पत्थर होंगे, कुछ एक ऐसे तरल पदार्थ होंगे जो आप अलग किया जा सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, विसमांगी मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, तापमान में वृद्धि से अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि होती है, क्योंकि, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है कि तापमान में वृद्धि से अभिक्रिया के दर में भी वृद्धि होती है, क्योंकि लाभदायक संघटकों की संख्या में वृद्धि के कारण है, सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि के कारण है, या ए और बी दोनों सही है सर, और उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए जितने बच्चे हैं सभी के सभी इसका आंसर देंगे।
क्या हो गया भाई, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है कि सर तापमान में वृद्धि से अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, इसलिए क्योंकि संगठनों की संख्या में वृद्धि के कारण होते हैं या सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि के कारण होते हैं। ठीक है, कौन सा कारण है उसको आपको बताना है। जी हाँ, सब सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि भाई संगठनों की संख्या में वृद्धि होगी, और जब वृद्धि होगी तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। दूसरा, सक्रिय अणु होंगे, अब अणु जो होंगे जब टेम्परेचर पड़ेगा तो वो अणु क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तब भी क्या होगी, अभिक्रिया में वृद्धि बढ़ेगी। दूसरी तरफ आप सबको पता है कि अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि आपको करना पड़ेगा। पहला, 9th और 10th की जो हमारी क्लासेस चल रही है एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, ये आपके नोट्स प्रॉपर तरीके से बने होने चाहिए, ये आप कर सकते हैं। हमारी जो एमसीक्यू सेशन चल रही है टॉपिक वाइज, जिनमें हमने कार्य और ऊर्जा ऑलरेडी कराया हुआ है, तरंग ध्वनि कराया हुआ है ना, पूरे फिजिक्स वाला चैप्टर मैंने करा दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रयोगशाला परिचारक की साइंस की ई बुक। कहाँ मिलेगी सर ये प्रयोगशाला परिचारक की साइंस की बुक? तो ये हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे और ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, ये आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए है ना 20 या 21 तारीख को 2 दिन का समय देके आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लो, ये तत्काल आप परचेस कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत जाता है तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन या फिर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रयोगशाला परिचारक की टेस्ट सीरीज। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये विषयवार के साथ साथ आपके जो फुल मॉक टेस्ट है 100 प्रश्नों का, ये आपको मिलेगा। इसका 3 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, हालांकि आप अभी भी आपके पास समय है, अगर आप परचेस करते हैं तो बाकी के भी 3 टेस्ट जो हो चुके हैं वो भी आपको मिलेंगे, और जो आने वाले 24 तारीख और 31 तारीख का जो टेस्ट है वो आपको तो मिलेगा ही। ठीक है, इसमें पूरे टॉपिक वाइज के साथ साथ जो एग्जाम पैटर्न आधारित सिलेबस पेपर दिया गया है। इसके स्पेशल बात यह है कि अगर आपको थोड़ा सा ऑप्शन में कहीं कुछ दिक्कत है तो इसके जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या सहित है, वो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्पेशली आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं में अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा वापस आते हैं इस साइड और देखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो ऐसे बच्चा बच्चा था, समांगी विसमांगी मिश्रण। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, इसमें थोड़ा सा हम लोग उफान लाते हैं। और ये क्वेश्चंस बेटा आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं में अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में है, मतलब कौन सा धातु अभिक्रियाशील है, कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है, ये आपको अरेंज करना है अवरोही क्रम में। किसमें किया है, अवरोही क्रम में। ठीक है, मतलब आपको घटते क्रम में देना है। इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर 1 एल्युमिनियम जिंक आयरन कॉपर, ऑप्शन नंबर 2 कॉपर आयरन जिंक एल्युमिनियम, और तीसरा बेटा जिंक एल्युमिनियम कॉपर और आयरन। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, कमेंट सेक्शन ओपन है। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन या फिर दिए गए नंबर पर कॉल करके इसका आंसर ले सकते हैं, बुक से संबंधित कोई भी जानकारी। ठीक है, चलिए चलिए बहुत सारे बच्चों का आ चुका है। ये सक्रियता श्रेणी, आपको मैंने सक्रियता श्रेणी पढ़ाया है, उससे मैंने बताया था कि भाई एल्यूमिनियम होता है सबसे अधिक, पोटेशियम सबसे अधिक कौन सा, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद बेटा जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद कॉपर। आपको है ना ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, सक्रियता श्रेणी, जो बताता है कि कौन से धातु किस धातु से अधिक सक्रिय है, क्या है, सक्रिय है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन, या यहाँ पे कॉपर है ना, बहुत सारे अलग अलग आ रहे हैं। हमको देखना है अवरोही क्रम में, कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही इन द सेंस घटते क्रम में। चलिए सी आंसर बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्यों ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि भाई एल्यूमिनियम ज्यादा सक्रिय है जिंक से, फिर उसके बाद आयरन, उसके बाद क्या, कॉपर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से 3 धातुओं का एक समूह चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो ऐसा धातु चुनना है जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी,
सोना लोहा चांदी, तांबा सोना लोहा या चांदी सोना प्लेटिनियम, इसमें से कौन सा मुक्त अवस्था में पाया जाता है ये आपको बताना है। गलती हो गया सर, कंफ्यूज हो गए थे, नहीं होना है भाई। अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, क्लियर याद रखना है, डिसेंडिंग और है ना। चलिए देखो, जो पढ़े हो ना वो क्वेश्चन गलत मत किया करो, ठीक है। जो पढ़े रहते हैं उस क्वेश्चन को गलत करोगे ना फिर आप एग्जाम से बाहर हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर दो। नंद किशोर का आंसर आ चुका है, सीमा का आ चुका है, नीलिमा, जगदम्बा, स्वीटी। चलिए सभी का मैं आंसर देख रहा हूँ, एक एक बच्चों का चेक कर रहा हूँ, ठीक है। A1 का आ गया, पूनम का, ठीक है। कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, ठीक है। आपको एल्युमिनियम नहीं मिलता बेटा, ये एल्युमिनियम बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। लोहा आपको सिडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो याद रखना, चांदी, सोना और प्लेटिनम ये तीन धातुओं का एक समूह है जो कि आपको मुक्त अवस्था में मिलेगा। बाकी सब अयस्क और खनिज से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए बॉक्साइट और इसके लिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? 4। चांदी, सोना और प्लेटिनम ये आपको मिलता है। तो जिन बच्चों का आंसर डी था तो डी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ें, क्लियर है? अब गलत नहीं करोगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हाइड्रोजन कौन सा है? आपको पूछा गया सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हाइड्रोजन कौन सा है? विद्युत धनात्मक हाइड्रोजन कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन है। कॉमन सेंस, जिसने अपना कॉमन सेंस लगाएगा और आंसर देते हो यार तो थोड़ा सा ऐसे दिया करो, जैसे कि 11 का ए, 11 का बी, 11 का सी, 11 का डी। ऐसे क्या बी सी करते रहते ना, समझ नहीं आता मेरे किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ठीक है। चलिए चलो भाई बताओ, जितने भी क्रियाशील है, बिल्कुल बिल्कुल जितने भी क्रियाशील हैं, सर हमको करंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए? ठीक है, कोई भी मैगजीन उठा लो यार, है ना, कोई भी मैगजीन उठा लो करंट अफेयर की, अभी जो हाल में आया होगा उसको पढ़ लो, ठीक है, और पर्याप्त रहेगा आपके लिए। चलिए इसका आंसर दो भाई, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हाइड्रोजन कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हाइड्रोजन कौन सा है? तो आपको पता है कि विद्युत ऋणात्मक कौन सा है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ये तो हमको पता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज्यादा। तो आयोडीन क्या होगा बेटा? ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन धनात्मक प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो गए हैं, है ना। फ्लोरीन क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता, लेकिन आयोडीन क्या उससे कम है, क्योंकि हम अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसमें क्या होगी? कमी होगी। हमने पढ़ा था ना, कि आवर्त सारणी में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसमें क्या होगी? कमी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 डिल्टन, ऑप्शन नंबर 2 मेंडलीव, 3 डोबेराइनर और 4 दिया है आपका मोसले, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड इवनिंग सुरेश, सबका स्वागत है भाई। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए गलत नहीं, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है इसीलिए ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, छोटा छोटा क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ लेवल बढ़े तो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। अभी ये छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें गलती नहीं करना है, क्योंकि बेसिक प्रश्न है ना। जो टॉपिक 1 दिया है ना, एक एक टॉपिक को मैं कराऊंगा डेली। आज मैं जो करा रहा हूँ वो पदार्थ की संरचना एवं व्यवहार, ठीक है। पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, फिजिक्स के 6 चैप्टर्स MCQ जो प्रयोगशाला परिचारक में दिए गए हैं। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। मेंडलीव, मेंडलीव, मेंडलीव गलत है भाई, मेंडलीव नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी दिया बेटा मोसले ने, है ना, मोसले। अब इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, हेनरी मोसले। क्या है? हेनरी मोसले, ठीक है, हेनरी मोसले, ये याद रखना, ठीक है। और मेंडलीव का पूरा नाम है दमित्री, दमित्री मेंडलीव। क्योंकि ना कई बार क्या होता है, जब ऑप्शन क्रिएट करते हैं ना तो वहां पे मेंडलीव ना लिख के दमित्री डाल देगा, और मोसले ना लिख के क्या कर देगा? हेनरी डाल देगा। तो पूरा नाम आपको याद रखना है, हेनरी मोसले, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया है। और ये जो आवर्त सारणी दिया बेटा, ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जबकि जिन्होंने मेंडलीव ने दिया है ये परमाणु भार पर आधारित था। किस पर आधारित था? परमाणु भार पर आधारित था। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। बाकी जो डोबेराइनर है इन्होंने त्रिक नियम दिया है। कौन सा नियम दिया है? त्रिक नियम दिया है, ठीक है। और डाल्टन आपको पता है। चलिए तो याद रखना, दमित्री मेंडलीव जिन्होंने परमाणु भार, और हेनरी मोसले जिन्होंने परमाणु क्रमांक पर आधारित दिया है। और आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया है? हेनरी मोसले ने,
क्या इतनी बातें क्लियर है? क्योंकि ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि व्यापम थोड़ा सा ना अलग टाइप का क्वेश्चन बनाता है। अब उनका दिमाग खराब होगा ना तो मेंडलीव नहीं देगा, ये दे देगा क्या, दमित्री, मेंडलीव खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। मोसले की जगह में दे देगा हेनरी, आप ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलिए डोबेराइनर ने कौन सा दिया, त्रिक नियम, कौन सा दिया है, त्रिक नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक जो आवर्त सारणी अपना किस समूह में केवल एक अधातु तत्व है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा मजा आएगा क्वेश्चंस, है ना, अब आएगा क्वेश्चंस का लेवल। ठीक है, यहां से मजा आएगा। अब जितने बच्चे जुड़े हैं अब सब कनेक्ट हो जाओ सीधे मेरे से। ठीक है, 1913 में दिया था, बिल्कुल सही है। अब कनेक्ट हो जाओ भाई, सब सीधी बात करेंगे, है ना। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी बेटा, टोटल कितने तत्व, 118 तत्व। अब उसमें से ये पूछ दिया गया है कि आधुनिक आवर्त के किस समूह में है। इसको बता दूं कि समूह कितने हैं, है ना, समूह कितने, जिसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, और क्या है, आवर्त कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग है इसकी संख्या कितनी है, 18, और आवर्त की संख्या कितनी है, 7। तो पहली बात आपको इतना याद रखना है कि टोटल समूह जो ग्रुप की संख्या कितनी है, 18, और जो पीरियड है, जो आवर्त है, इसकी संख्या कितनी है, 7। क्या है भाई, 7, है ना। तो ये कभी नहीं भूलना है, आवर्त की संख्या कितनी, 7। इसके लिए ट्रिक मैंने क्लास में बताया है, आवर्त त से ता याद रखना और 7 से क्या याद रखना, 7 याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ता यहाँ पे है और 7 लिखेंगे तो ये ता, तो अगर कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो क्लियर है। ठीक है, समूह और वर्ग की संख्या कितनी है, 18। अब इसमें से आपको किस, है ना, किस समूह में, जो टोटल 18 ऐसे समूह हैं, उसमें से किस समूह में, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें में, किस में केवल एक अधातु है। क्या 16 नंबर का सर, कि 14 नंबर का सर, कि 15 नंबर का, कि 17 नंबर का। तो पहले तो जानना पड़ेगा कि 14, 15, 16, 17 में है क्या। 17वें वर्ग के तत्वों को हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलोजन ग्रुप। क्यों हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं सर, हाइलोजन मतलब होता है क्रियाशील, है ना, किसी के साथ ऑक्साइड बना दे, है ना, क्या बना दे, ऑक्साइड बना दे। तो इन लोग अच्छे खासे ऑक्साइड बनाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, हाइलोजन तत्व। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, ये सब के सब हाइलोजन ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं 16वें वर्ग के तत्व और 15वें वर्ग के तत्व। ठीक है, तो 16वें वर्ग तत्व मतलब ये ऑक्सीजन ग्रुप, है ना, ओए, ये पूरा खानदान इसका। ठीक है, ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। ठीक है, ये टोटल के तत्व क्या कहलाते हैं, इसको बेटा चैल्कोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैल्कोजन ग्रुप। तो पूछा जा सकता है कि किस वर्ग के तत्वों को चैल्कोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो जो 16वें वर्ग के तत्व हैं, 16वें वर्ग मतलब ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप को चैल्कोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। और ये चैल्कोजन क्यों बोलते हैं सर, चैल्कोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अयस्क बनाने में मदद करता है। ये भी बात याद रखना है, ये सब जितनी छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ना एकदम याद होना चाहिए। अयस्क बनाने वाले हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 16वें वर्ग के तत्व को चैल्कोजन। कैसे याद रखेंगे, ये ऑक्सीजन वाले जितने ग्रुप हैं, ओए स्टाइल से टेलीफोन पोच, ओए स्टाइल से टेलीफोन पोच, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, ये 16वें वर्ग के तत्व को हाइलोजन, और 17वें वर्ग के तत्व क्या बोलते हैं, हाइलोजन। अब आपसे पूछा गया है कि किस समूह में केवल एक अधातु है। अब अधातु क्या होता है, जो धातु है ना, केवल एक अधातु। अब इसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कार्बन वाले ग्रुप में जाएंगे बेटा, है ना, कार्बन वाले ग्रुप 14 में, कार सी गई सानिया पंजाब, कार सी गई सानिया पंजाब, ये 14वें वर्ग के ग्रुप है। इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, कार सी गई सानिया पंजाब। तो ये जो कार्बन होता है ना बेटा, ये जो कार्बन होता है ये एकमात्र क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु। बाकी आपको ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब क्या है बेटा, ये है उपधातु। ये क्या है, उपधातु। ठीक है, और ये क्या है, धातु। ये लो, कितना अच्छा प्रश्न बना है। आपको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। क्या है, सेमीकंडक्टर है। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे जितने ही बच्चे हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन से मैंने आपको इतने सारे चीजें बता दी, एक क्वेश्चन से इतने सारे चीज।
ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो 14वें वर्ग के तत्व है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 14वें वर्ग के तत्व की खासियत है कि इसमें धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। तो धातु कौन कौन सा? टीन और प्लम्बम, लेड। बाकी जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सेमीकंडक्टर, ये सब मेटल उपधातु है, जबकि जो कार्बन है क्या है? अधातु। और आपसे यही पूछा है कि केवल एक अधातु है। अब पेपर में वहां पे गिनते थोड़ी रहोगे किसमें क्या है। तो ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे प्रश्न को स्टार मार्कर या आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, दैट्स क्लियर। चलिए, इतनी छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। ये सभी चीज आपको साइंस के हमारे ई बुक में मिल जाएगा। ये सभी चीज जितनी छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारी छोटी छोटी बातें, ये चाहे वो एनसीईआरटी की हो चाहे एससीईआरटी की हो, ये हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे और ये ई बुक को परचेस कर लेंगे। आपको ये इज पीडीएफ फॉर्म में वहां पे मिलेगा, है ना, किसी भी बुक स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। चलिए आगे आपको बता दूं भाई, अगले क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उससे पहले एक और खुशखबरी है। अगर आप पंचायती राज पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारे साथ पीएससी एकेडमी पे एक स्पेशल बुक्स बनाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर टेस्ट सीरीज प्रयोगशाला परिचारक के लिए तो बिल्कुल ये भी अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में शामिल हैं? आपको बताना है कि जो वर्ग हैं, वर्ग की संख्या कितनी है? 18। एक ही वर्ग में 4 ऑप्शन में कौन कौन से शामिल हैं? चलिए, सभी बच्चे से मैं आंसर चाहूंगा, जितने बच्चे हैं। सर ई बुक में परिचालक के पूरे 20 टॉपिक, पूरे साइंस के 20 टॉपिक मैंने डाला हुआ है। एमसीक्यू है, वन लाइनर है, पूरे टॉपिक है, ठीक है। शुरू से लेके 6 टॉपिक फिजिक्स के हैं, ठीक है, लगभग। उसके बाद जो 5 टॉपिक बायोलॉजी के दिए वो हैं। पर्यावरण के एक टॉपिक है जो कि है ना पारिस्थितिकी दिया है, और पोषक स्तर और पिरामिड करके दिया ना, पर्यावरण का एक टॉपिक दिया है ना, वो सब पूरे इंक्लूड यार उसी के तर्ज पे बनाया गया है, ठीक है। चलिए बता दो भाई, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में है ना। तो हमने ट्रिक बताया था अलग अलग, यहाँ पे नियॉन आर्क है ना, ये अलग है, कोई नहीं हो सकता। लिथियम मैग्नीशियम ये भी, हेलिना ये भी, देखो कौन सा है भाई, चलो बता दो कौन सा है। बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हेलिना की रूबीना के साथ फ्रेंडशिप, जहां पे H मतलब क्या? हाइड्रोजन, ली मतलब क्या? लिथियम, Na मतलब सोडियम और K मतलब क्या बेटा? पोटेशियम। ये पहले वर्ग के समूह के तत्व हैं, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्षारीय धातु। पहले वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु और दूसरे वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। क्यों सर? क्योंकि वो मिट्टी में पाए जाते हैं क्या? नहीं, उसके भी कारण है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिट्टी आसानी से ना इन लोग क्षारीय तत्व बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और ये वाला तत्व क्या बोलता है? क्षारीय धातु। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है और ये क्या पूछ रहे हैं? ये क्वेश्चन बेटा 15 नंबर का, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला बता दो। चलो मैं सबका देख रहा हूं कमेंट। ये क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा ना तो फिर बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि ये तो फिर बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। प्रिंट करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल प्रिंट करवा सकते हो योगेश्वरी, है ना। ऑप्शन मिलेगा आपको 20-21 तारीख को, बिल्कुल मिलेगा, टेंशन मत लो। सबका आंसर देख लिया मैं।
इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बेसिक प्रश्न है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में मैंने भी बताया कि इसमें 15 कॉलम है क्या? नहीं। तो ये पहला ही क्या बेटा? गलत है। इसके जगह में क्या रहेगा भाई? कमेंट सेक्शन ओपन है ना। बफरिंग हो रहा है सर, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा ना, बफरिंग वाली प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। अभी सब क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे 18 आएगा। बाकी देखते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने और प्रत्येक तत्व में इसके पहले के तत्व की तुलना में एक प्रोटॉन अधिक होगा। सही है भाई। आधुनिक आवर्त के कॉलम को बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त सारणी की पंक्तियों को आवर्त का था, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है और ये हमारे साइंस के ई बुक से संबंधित प्रश्न है। डायरेक्ट आपको वहीं से क्वेश्चन उठा के मैं डाला हूं कि किसकी संयोजकता शून्य होती है? लिथियम, बेरिलियम, हीलियम या फ्लोरीन? चलिए बता दो भाई। सर ये 10 नंबर के टॉपिक के क्वेश्चन है ना। ये आपका है पदार्थ के व्यवहार, है ना, जो पीरियोडिक टेबल वाले टेबल, अभी वो 10वां नंबर का नहीं है, ये 7वां नंबर का है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है? लिथियम, बेरिलियम, हीलियम या फ्लोरीन? ठीक है। चलो, बहुत सारे बच्चों का आ गया। बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हो, हीलियम। क्या हो जाएगा बेटा? हीलियम। क्यों हीलियम की संयोजकता शून्य? अगर मैं हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो इसका पहले परमाणु क्रम पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का हो जाता है 2, 1s2। अब इसके जो पहली कक्षा में, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये इसका अष्टक अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि एस जो कक्षक होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये ऑलरेडी अपने आप में पेक्ड है, ना तो दे सकता है और ना ही ले सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी? शून्य होगी। और पूरे इसके खानदान की, खानदान मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इसके पूरी खानदान की पूरी संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। तो चाहे हीलियम का पूछे, चाहे नियॉन का, चाहे आर्गन का, चाहे क्रिप्टॉन का, चाहे जिनॉन का, चाहे रेडॉन का, ठीक है। ये क्या कहलाता है बेटा? संयोजकता, जिसकी क्या होगी? 0 होगी। दैट्स क्लियर। चलिए, तो ये 0 समूह, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा? शून्य समूह के नाम से जानते हैं। कौन से समूह? शून्य समूह के नाम से जानते हैं। तो 18वें वर्ग के तत्व, ये कौन से वर्ग तत्व है? 18वें नंबर के वर्ग के तत्व हैं, जिसको शून्य समूह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेटा कि जो बोरॉन है, क्या है? बोरॉन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम, अलग अलग तत्व है। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलिए, खुशबू बोल रही है 0, सीमा बोल रही है, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग आंसर। चलिए ठीक है, इसका आंसर दो बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, जो लाइक नहीं किया लाइक कर देना। तो बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्व किस रूप में जाने जाते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, ये जाने जाते हैं बेटा उपधातु। अभी मैंने बताया सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं, जो कि उपधातु होते हैं। क्या होते हैं बेटा? उपधातु होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हाइड्रोजन को स्थापित किया गया है? अब मैं देखो वही क्वेश्चन आएगा ना, उसको थोड़ा सा स्किप करूंगा, थोड़ा जल्दी कर दूंगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो यहाँ पे हम देखें आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हाइड्रोजन, तो ये पढ़ा चुका हूँ, ये कमेंट सेक्शन ओपन है। बताओ कि हाइड्रोजन को स्थापित किया गया कहाँ? पहले 16, 18। तो ये तो भाई ऐसे क्वेश्चन है कि हलवा पूड़ी वाले श्रेणी में है ना। मैंने अभी बताया कि 17वें वर्ग के जो तत्व है सर, उसको हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 108, कि 100, कि 94, कि 118? चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है सर, 108, 100, 94 और 118। क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, सही बच्चे आंसर देंगे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विच इज द करेक्ट आंसर? सर 4 नंबर का होगा सर, 118 तत्व है सर। वेरी गुड,
118 तत्व है भाई, अभी बताया मैंने कितने तत्व है, 118 तत्व है पेरियोडिक टेबल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मेरे को समझाने में मजा आता है। चलो ऐसा क्वेश्चन क्या है, सभी अधातु, पहले ये देखना है बेटा कि कौन सा कथन गलत है, गलत चीजों को पहचानना है कि सभी अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं क्या, कि सभी जितने भी अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं क्या। ग्रेफाइट सबसे कठोर उपधातु है, अधातु ध्वनिक नहीं होती, अधातुएं चमकदार होती, ये बता दो भाई, ये बता दो, धातु अधातु के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, बता दो भाई। चलो मैं एक एक बच्चों कमेंट देख रहा हूं, किसका पहले आंसर आता है 20वां नंबर का, मैं देखना चाहूंगा, सभी का आंसर देखना चाहूंगा, जितने भी हैं, जितने भी मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं सबका मैं आंसर देखना चाहता हूं कि भाई ये ऐसा क्वेश्चन प्रयोगशाला परिचारक में है ना, ऐसा क्वेश्चन मजेदार आएगा। चलो मैं देख पा रहा हूं, सबसे पहले आया प्रतिमा का आंसर सी, ठीक है, उसके बाद आया हीना पटेल का 4, सुशीला लहरे का सी, सुमन जी का आ गया डी, मारुति बी, पूनम बी, वीरेंद्र, है ना, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, सीमा का आंसर अलग, पूनम का आंसर अलग। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में क्या बताऊं आप लोगों को, तो सबसे पहली बात आपको गलत कथन पहचानना है, तो पेपर में तो ऐसे चिन्ह कर लो, गलत कथन पूछा कि सही पूछा है। अब सभी अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती है, ये तो गलत बात है सर, क्योंकि हमने देखा था एक तत्व ब्रोमीन, क्या देखा था, ब्रोमीन, जो कि सर पाया जाता है द्रव अवस्था में, तो पहला वाला तो गलत है ना, तो जिसमें जिसमें पहला गलत ही, गलत ढूंढना है ना, गलत ढूंढना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है सर, तो ये जहां जहां ए होगा सही है, तो इसमें तो ए नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है, ये लो भाई अपने ही भाई को ठग रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी ग्रेफाइट नहीं है, तो ग्रेफाइट के जगह में होगा बेटा हीरा, है ना, हीरा। तो यहां पे देखो गलत कथन पहचानना है, और क्या बोला है कि ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है, तो ये भी क्या है, गलत कथन है। ठीक है, क्या है, गलत कथन है। दूसरा क्या है, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, ये सही कथन है कि जो अधातुएं होती है ध्वनिक नहीं होती। कैसे बोल दिए सर, क्योंकि जो धातु होते हैं ना वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, ये सही है। तो जिसमें बेटा थर्ड नहीं होगा, जिसमें थर्ड नहीं होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड तो सब में है सर, लेकिन दूसरे में नहीं है, मतलब पहला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन के कारण से। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु नहीं, क्योंकि ये भी गलत है, क्योंकि हीरा है बेटा। ठीक है, तीसरी बात क्या, अधातुएं चमकदार होती हैं, तो गलत बात है, ये भी गलत है, क्योंकि धातुएं चमकदार होती है। लेकिन यहाँ पे एक सही कथन दे दिया है, और वो सही कथन कौन सा है कि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, ये सही कथन है। अब हमको पूछा है गलत, तो हमको सही कथन को हटाना है, तो तीसरा हट जाएगा। तो जिन बच्चों का आंसर बी आया है बिल्कुल कहीं है, तो बी किसका किसका आया है, डिस्को का आया है, वंदना का आया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आया है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे घूम चुके थे, है ना, कंफ्यूज आ गए थे। तो ऐसे प्रश्न भले छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन आपको चीज़ों को पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, ऐसे प्रश्न प्रयोगशाला में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित परमाणुओं का उनके संयोजकता से मिलान करेंगे। संयोजकता से मिलान करेंगे कि भाई ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की कितनी होती है, क्लोरीन की कितनी होती है, और नाइट्रोजन की कितनी होती है। जल्दी जल्दी करेंगे भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए। ठीक है, स्वीटी बोल रही है, सीमा बोल रही है कि मेरा तो सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, कार्बन दिया है, कार्बन का 6, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, इसकी संयोजकता 4, इसमें 4 2 6, तो इसको चाहिए 2। ठीक है, तो यहीं से हम लोग मिला के देखते हैं बेटा। क्लोरीन का तो 1 होता है सर, है ना, ऑक्सीजन का तो 2 होता है सर, कार्बन का तो 4 होता है सर, नाइट्रोजन का 3। तो देखो ऑक्सीजन का 2 कहीं 1 और 2 दिया है, सब में दिया है सर, है ना। ऑक्सीजन का तो 2 दिया ही सर सब में। कार्बन का I भी कहीं दिया है क्या, यस, इसमें बस नहीं दिया, तो ये नहीं हो जाएगा आंसर। क्लोरीन का 1 दिया है सर, मतलब सी का हो जाएगा सर फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट है, मतलब ये भी नहीं हो सकता सर आंसर, ये दोनों में से हो सकता है, और डी का देगा थर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चौथा नंबर इज द करेक्ट आंसर। सी का फर्स्ट है ना, ठीक है, सी का फर्स्ट है, नहीं सॉरी, हाँ ये नहीं है ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे, एक सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी का थर्ड, मतलब ऑन द सेंस आपका 2 वाला आंसर सही है ना। तो हमने देखा कि जो
क्लोरीन होती है उसकी संयोजकता 1 होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना आ गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हमने क्लास में बहुत बार किया है, 1000 बार किया है, तो ये बिल्कुल हमने पढ़ा है। कपूर और अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे 2 चीजें दी गई है, दोनों को आपको जानना है। एक दिया बेटा आपके कपूर और दूसरा दिया है अमोनियम क्लोराइड। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बता दो भैया। ये दोनों अकार्बनिक यौगिक है, ये दोनों कार्बनिक यौगिक है, दोनों ही ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। ऊर्ध्वपातन, अब ये शब्द आ गए ऊर्ध्वपातन। क्या होता है सर ऊर्ध्वपातन? ऊर्ध्वपातन कहने मतलब ये बेटा कि ठोस अचानक से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ठोस चीजें हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। अब इसको आप लोग बता सकते हो, ठीक है, कि सर 22वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। तो सुमन का आंसर आ चुका है, माला का आ चुका है, स्वीटी, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। यस सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, 2 और 3। क्योंकि 2 और 3 अमोनियम क्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक भी है, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोनों ही ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बनिक यौगिक तो नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें कार्बन की मौजूदगी नहीं होती। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नॉट अ 4, क्योंकि ये ऊर्ध्वपातन से गुजरता है, ये कोई कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो जिन बच्चों का 3rd आंसर सही है, करेक्ट है, जो तीसरा स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है, क्योंकि ये कपूर दिया है और अमोनियम क्लोराइड दिया है, ठीक है। तो जिन बच्चों का तीसरा आंसर सही है, करेक्ट है, डी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बेटा? 3rd इज द करेक्ट आंसर। क्या है? 3rd इज द करेक्ट आंसर, ओनली 3। तो याद रखना तीसरा सही है ना, चौथा वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक परमाणविक गैस है? एक परमाणविक गैस है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, जिनॉन और ऑक्सीजन। आपको बताना है क्या क्लोरीन एक परमाणविक गैस है, या हाइड्रोजन है, कि जिनॉन है, कि ऑक्सीजन है। चलिए क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चों का आ गया, अयोध्या, सोनी, वनली, सी, बहुत बढ़िया, ठीक है, सी होगा, ठीक है। चल मैं टाइपिंग मिस्टेक की वजह से है, बहुत बढ़िया। चलिए बता दो भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परमाणविक गैस है? क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, जिनॉन है, कि ऑक्सीजन है? चलिए बहुत बढ़िया, जिनॉन। जिन जिन बच्चों का सही है, डी करेक्ट आंसर क्या है? जिनॉन। जिनॉन जो होता है वो क्या है? एक परमाणविक गैस है। अगला क्वेश्चन है बेटा, गन मेटल एक मिश्र धातु है, कौन सा? गन मेटल। ये किससे मिलके बना होता है? आपको बताना है, टीन, प्लम्बम या लीड। यहाँ पे एसेन, प्लम्बम, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 टीन, प्लम्बम, और यहाँ पे एसबी है ना, बिस्मत, एंटीमनी, और एसेन दिया है, पीबी दिया है, कॉपर, जिंक और निकिल दिया है, ठीक है। विच इज द करेक्ट आंसर? चलिए प्रियंका कुमारी जायसवाल, इनका आंसर आ चुका है। चलिए सभी बच्चे आंसर देंगे भैया ना, विशाल, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता रहता है मुझे। बता दो भाई गन मेटल किसके बने होते हैं? ठीक है, मिश्र धातु। मैंने आपको बताया था जो पीतल होता है बेटा, ये पीतल बना होता है किसका? कॉपर और जिंक का। ये कल का क्वेश्चन था, है ना, कि पीतल में हम लोग कॉपर और जिंक मिलाते हैं। आज का क्वेश्चन है बेटा गन मेटल, और गन मेटल में मिला होता है ना, आपका कॉपर, टीन और जिंक। कॉपर और टीन और जिंक से क्या बनता है? आपका गन मेटल बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? याद रखना, कम पूछा गया, ज्यादा मार्क मत आ जाना, ठीक है। तो किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? क्लोरीन की, कि ब्रोमीन की, आर्गन की, एक अधातु तत्व की? चलो ये बता दो भाई। चलो ये बता दो भाई, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो दे या इलेक्ट्रॉन को पा ले, वो इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधु बना लेना, संगी बना लेना, फ्रेंड।
तो जो इलेक्ट्रॉन को खोकर या पाकर मित्र बनाता है, तो कौन अपना खोना और पाना नहीं चाहता? क्या क्लोरीन? क्या तो क्लोरीन की तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक, हाई। अगर पूछेगा भाई किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा, तो किसका? क्लोरीन का। आर्गन का नहीं भैया, क्या है ना, आर्गन अपने आप में क्या है? परिपूर्ण है, अक्रिय समूह के तत्व है, ना मुझे किसी से लेना ना मुझे किसी से देना, क्योंकि भाई मेरा तो अष्टक पूर्ण हो चुका है, 18 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, तो मेरा तो अष्टक पूर्ण है, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरे 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो कम किसका वो ऑप्शन से आप बनाएंगे, लेकिन ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो दो चीजें यहाँ पे आपने जानना है, एक होता है बेटा विद्युत ऋणात्मकता, एक क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये है बेटा फ्लोरीन की, किसकी? फ्लोरीन की। और दूसरा क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये किसका होता है? क्लोरीन की। ठीक है, तो इतनी बातें आपको जाननी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? चलो ये बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आता है तो कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो मजा आता है। ठीक है, तो जिनका दिमाग होगा वही बना पाएंगे। 101 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन लाइक, बिल्कुल लाइक यार, है ना, मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो क्षारीय मृदा धातु के जो तत्व होते हैं ये होते हैं बेटा दूसरे समूह के तत्व, दूसरे समूह के तत्व। अब दूसरे समूह के तत्व कौन से हैं? तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, है ना, कौन सा सर? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये इतने हैं, ये दूसरे समूह के हैं। इसको बोलते हैं बेटा क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि आसानी से क्या करते हैं, जो क्षार वाले ऑक्साइड बना लेते हैं, सल्फाइड बना लेते हैं, इसलिए इसको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, है ना। ऐसे दूसरे समूह के तत्व हैं ये जितने हैं। अब देखो कौन सा नहीं है, क्या बेरियम है, क्या क्या रेडियम है? तो बेरिलियम, रेडियम, कैल्शियम, यहाँ पे बेरिलियम है। ठीक है, कैल्शियम है, रेडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, तो बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी बच्चे समझदार हैं। डी, ये बेरिलियम है। ठीक है, बेरिलियम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पोटेशियम है वो सोडियम गैंग का है। ठीक है, चलिए, तो आंसर नंबर क्या? 4 इज द करेक्ट आंसर, ये बेरिलियम है। ठीक है, क्या है? बेरिलियम। चलिए, तो कैल्शियम, बेरिलियम, रेडियम, ये सब के सब क्या है? आपके क्षारीय मृदा धातु तत्व। जबकि पोटेशियम होता है बेटा वो आपके क्षारीय धातु के तत्व हैं, ना कि मृदा धातु के। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। मजा आ गया इस क्वेश्चन में। स्टेनलेस, सर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा, आएगा। ठीक है, टेंशन मतलब विशाल, है ना, आएगा आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा बेटा, है ना, एक ही बार में नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं ना, जितने भी चैप्टर मैंने फिजिक्स का ऑलरेडी करा लिया है। आप साइंस बाय राकेश सर करके सर्च करेंगे साध्य पीएससी एकेडमी की, तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। पूरे फिजिक्स के मैंने 6 टॉपिक कराए हैं। पहले टॉपिक कार्य ऊर्जा के उपयोग और स्रोत, उष्मा और ताप, तरंग, प्रकाश, उष्मा और ध्वनि वाला चैप्टर। ठीक है, विद्युत धारा वाला। तो ये सब चैप्टर हमने पूरा फिजिक्स के 6 चैप्टर करा लिए। आज हमारा एक केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री के सब टॉपिक कराऊंगा जो प्रयोगशाला परिचारक में दिए हैं। और कल का बिल्कुल जुड़ना ना भूलेंगे, कल हमारी क्लासेस होगी पर्यावरण के जो टॉपिक्स दिए हैं प्रयोगशाला परिचारक में, पारिस्थितिकी, पोषक स्तर और पिरामिड। मैं मैराथन क्लास दूंगा, उस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा और साथ ही साथ उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा। टाइम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, टाइम आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आ चुका है स्टेनलेस स्टील। इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था बेटा, कॉलोनी। क्या बताया था? कॉलोनी। और मैंने बताया था कि कॉलोनी में बर्तन बिकता है बेटा वो स्टेनलेस स्टील का होता है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए, क्या लोहा और क्रोमियम, क्या लोहा और निकिल, क्या लोहा निकल और क्रोमियम, या निकल और क्रोमियम। तो याद रखना, क से बेटा क्रोमियम, क से क्या? क्रोमियम, क से क्या? क्रोमियम, लो से क्या? लोहा, और न से क्या? निकिल। तो कहीं आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? यस सर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लोहा, निकिल और क्रोमियम ये स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातुएं होती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तरल को सीधा वाष्प में कन्वर्ट कर देगा,
इन द सेंस आपका जो लिक्विड फॉर्म है उसको आपको वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बन जाता है सर फिजिक्स में, है ना। बिल्कुल फिजिक्स का प्रैक्टिस करो, है ना। हमने साइंस की ई बुक इसलिए तो बनाई है। ये बुक क्यों बनाई है हमने? ये बुक इसलिए बनाया है ताकि आप कॉन्सेप्ट को, बेसिक चीज़ों को समझ लो। कहाँ मिलेगा? साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, कोई बुक स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आप साध्य पीएससी एकेडमी पे कॉल कीजिए, या आपके पास एप्लीकेशन है तो वहाँ पे जाइए और दिए गए नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं तो बिल्कुल ये बुक आपको मिल जाएगा, इसी एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है, ये अभी फिलहाल प्रिंट आउट नहीं होगी, है ना, 20-22 तारीख को दूंगा। लेकिन इसमें बहुत सारे ढेरों मैंने एमसीक्यू न्यूमेरिकल प्रश्न फिजिक्स के डाले हैं। ठीक है, तो बुक के साथ साथ मैं बहुत सारे पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया हूँ और उसमें अपडेट्स होगी। तो ये ई बुक आपके एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का मिक्स है। ठीक है, जो कि आपके प्रयोगशाला परिचारक के लिए ही बनाई गई है। चलिए, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? ऊर्ध्वपातन, संघनन या वाष्पीकरण? बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा आपका वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन की क्रिया, जो कि लिक्विड को वेपर में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और उससे पहले ये आपका ई बुक जिसके बारे में तबाही मची हुई है, बहुत सारे बच्चे ने डिमांड किया है कि सर ये बहुत अच्छी बुक है, तो बिल्कुल ये आपके सामने है ना, पुनः आ चुका है। कुछ भी दिक्कत होता है दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आप क्लास होने के बाद इसको ऑर्डर कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा? तो साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी ये इंपॉर्टेंट ई बुक, जिसमें एमसीक्यू प्रश्न है, ढेरों न्यूमेरिकल, है ना, पीडीएफ डाला हुआ है उसमें, और पीडीएफ डलेगा। ठीक है, लेकिन ये अभी आप परचेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मात्र और मात्र इसकी कीमत 128 रुपये। कितनी है भाई? 128 रुपये, जहाँ पे आपको ये जीएसटी सहित पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलो ये बता दो कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें अधातुएं और उत्कृष्ट गैस शामिल है, वे समूह 13 से 18 तक के हैं, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। प्रिंट आउट का ऑप्शन 20 तारीख को दूंगा ना, मैं पहले बोल के रखा हूँ। 20 तारीख का वेट करो, तब तक उसमें पढ़ते रहो। ठीक है, टेंशन मत लो जगदम्बा। ठीक है, टेंशन मत लो। बहुत सारे होशियार बच्चे लोग करा चुके हैं, जिन लोगों को मैं मौका दिया था एक बार, और मैं खुद आऊँगा हमारे ग्रुप में, मैं आपको मैसेज करके बताऊँगा कि भाई आज आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, थोड़ी सी कार्बन की मात्रा भी होती है स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी, थोड़ा जल्दी आइए भाई, है ना। पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें अधातुएं और उत्कृष्ट गैस शामिल हैं, वे समूह 13 से 18 तक के हैं, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या पी ब्लॉक के तत्वों को? तो उनका सबसे बाहरी विन्यास NS-NSP में इतना तक के भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले पी ब्लॉक के तत्व, और पी ब्लॉक के तत्व इनमें अधातुएं और उत्कृष्ट गैस शामिल है, सही है क्या? वे समूह 13 से 18 के तत्व हैं, क्या? सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये संक्रमण तत्व बेटा हम डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। किसको कहते हैं? डी ब्लॉक के। अब मुझे कोई बताएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने इतने बार केमिस्ट्री में पढ़ा है, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, कितने बार ना पढ़ा होगा। कोई बीएससी किए होंगे, कोई साइंस फिजिक्स है, केमिस्ट्री में एमएससी किए होंगे, तो आपको तो पता ही होगा कि भाई इसको क्यों कहते हैं। बुक के लिए डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे, हाँ कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा, वहां से प्राप्त कर सकते हो। बताओ कि इसे संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? संक्रमण इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये एस और पी के बीच का है ना। तो हम लोग जो बीच का समय होता है ना, काल होता है, उसको संक्रमण बोलते हैं। जैसे इतिहास जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना ये संक्रमण कालीन था। संक्रमण काल कहने का मतलब बीच का काल। तो ये एस तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच के कारण होने के कारण इसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने, आवर्त सारणी में प्रतिनिधि तत्व किसे कहा जाता है? प्रतिनिधि तत्व ये बता दो भाई। ठीक है, अष्टक पूर्ण नहीं होता भैया, कौन बोल दिया तुमको अष्टक पूर्ण नहीं होता? कोई बात नहीं। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन का कक्षक नहीं यार। ठीक है, नहीं 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 नहीं, अपना अपना लॉजिक लगा रहा हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन रीजन क्या है? ठीक है, क्योंकि संक्रमण है ना, बीच के होने के कारण क्या बोलते हैं इसको? संक्रमण बोलते हैं। ठीक है सर, दोनों एस एंड पी के लक्ष्यों में समानता रखते हैं, विशाल का थोड़ा सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अष्टक पूरा होता है? नहीं भैया, अक्रिय गैसों का अष्टक पूरा होता है। इसको बताओ प्रतिनिधि तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए ये बता दो भाई, प्रतिनिधि तत्व किसे कहते हैं?
बता दो भाई प्रतिनिधि तत्व। चलो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। अयोध्या सोनी पी ब्लॉक को, प्रियंका कुमारी जायसवाल बोल रही है पी ब्लॉक को, बहुत बढ़िया, ठीक है। जगदम्बा, प्रतिमा, बहुत सारे बच्चों का। जो प्रतिनिधि तत्व बेटा ये बोलते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट को। क्यों बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ही है। पी ब्लॉक के तत्व होते हैं आंशिक रूप से भरे हुए, आंशिक रूप से भरे हुए, ठीक है, आंशिक रूप से भरे हुए। आपको पता है कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। हालांकि इसको ऐसे भरना होता है, ठीक है, 1 2 3 फिर 4 5 6। तो ये आंशिक रूप से भरे होने के कारण से क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व, जो कि प्रतिनिधि का निर्माण करते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। ये अपने स्टेबिलिटी के लिए पहले अपना अष्टक भरते हैं और फिर बाद में डोनेट करते हैं। बहुत बढ़िया, ऑल इज वेल, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको प्रतिनिधि तत्व बोला जाता है, पी ब्लॉक के तत्व को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। अब ये क्लास भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इनमें से ढूंढना है बेटा कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ये प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ऐसे प्रश्न मतलब सेम टू सेम तो ना मिले, बट आपको कॉमन सेंस तो लगाना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मैंने पढ़ाया है कि रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बता दो भाई, 31वां नंबर का प्रश्न आपके सामने है और ये पानी में चीनी का घुलना, बर्फ का पिघलना, क्रिस्टलीकरण या दूध का खट्टा होना। तो पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्रिस्टल होना ये भी भौतिक, लेकिन दूध का खट्टा होना ये एक रासायनिक परिवर्तन है जो कि लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। तो याद रखना है कि दूध का दही में बदलना क्या बेटा एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम का रासायनिक प्रतीक क्या है, ऐसे प्रश्न भी पूछा सकता है। हमने देखा सीजी टेट के पेपर में, देखो मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सामने में रख के किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उस प्रकार से मैं फ्रेम करता हूं। तो मैंने देखा कि सीजी टेट के पेपर में सोडियम का प्रतीक चिन्ह पूछा है। किसका प्रतीक चिन्ह पूछा है, सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है। जहां पे सोडियम के प्रतीक चिन्ह होता है Na, वैसे क्वेश्चन अगर आप बनेगा कि मॉलिब्डेनम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है या रासायनिक प्रतीक क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे MD MO वाला दिया गया था उसमें, तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन अच्छा होगा। हालांकि बहुत सारे हमारे बच्चों को पता है कि मॉलिब्डेनम जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह ये होता है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ चुका है। सर मॉलिब्डेनम का तो जो प्रतीक चिन्ह होता है वो 2 होता है, MO क्या होता है 2। कोई बताएगा इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, परमाणु क्रमांक मॉलिब्डेनम का, ये बता दो बेटा। चलो लाइक कर दिए, लाइक कर दिया करो यार, है ना, उससे खुशी मिलता है ना मुझे। कमला गावड़े, अयोध्या सोनी, जितेंद्र, पूनम, सीमा, सबका आंसर है, बहुत बढ़िया। रंजीता, शिवांश, वेरी गुड। वीरेंद्र, दीपा यादव, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, मॉलिब्डेनम का परमाणु क्रमांक आप कमेंट सेक्शन पे डाल देंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है, धातु नहीं है ये पूछ लिया गया है। 42, वेरी गुड, ठीक है। कितना होता है 42। चलिए बता दो भाई, धातु नहीं है, टाइटेनियम नहीं है, सिलिकॉन नहीं, पारा नहीं है कि चांदी नहीं है, धातु नहीं है, इसमें से कौन सा। चलो लॉक कर दो सर, पारा को लॉक कर दो सर। चांदी, सिलिकॉन। कौन बोल रहा है कि पारा धातु नहीं है बेटा, एकमात्र धातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है,
कौन बोल दिया कि धातु नहीं है? कुछ भी बोलते हो। सिलिकॉन यार, सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, उपधातु। क्या है? उपधातु। ठीक है, क्या है? उपधातु। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। तो पारा के बारे में भी जानना है कि पारा क्या है? कि ऐसा धातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक छात्र ने गलती से एल्कोहल के साथ एसीटोन मिला दिया। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ भाई, ये प्रयोगशाला वाला क्वेश्चन है, इसको मैं अपने तरीके से बनाया हूँ, है ना। कि एक छात्र ने गलती से एल्कोहल के साथ एसीटोन मिला दिया। एसीटोन और एल्कोहल के मिश्रण को खालिस्तान पृथक किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन, पृथक्करण की, क्रिस्टलीकरण या प्रभाजी आसवन। चलो बता दो भैया, ये क्वेश्चन बता दो। प्रयोगशाला परिचारक में एक पोस्ट फिक्स है, ऐसा नहीं कि नहीं जानोगे तो नहीं होगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे डेडिकेटेड होकर प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और मैं चाहता भी हूँ कि हमारे बहुत सारे बच्चों का हो सिलेक्शन और यहाँ पे भीड़ दिखाई दे। हालांकि आपकी मेहनत रहेगी, मैं बस सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूँ, आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा, लेकिन याद रखना कि जितनी हमारी जो डेली 4 बजे जो हमारी सीरीज चल रही है ना MCQ, वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए, तो एक छात्र ने गलती से एल्कोहल के साथ क्या मिला दिया भाई? एसीटोन मिला दिया। अब बता दो एसीटोन और एल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक कर सकेंगे? ऊर्ध्वपातन के द्वारा, कि पृथक्करण की, कि क्रिस्टलीकरण, कि प्रभाजी आसवन। बढ़िया क्वेश्चन है यार, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। प्रभाजी आसवन आज ही तो पढ़े हैं सर क्लास में, आज ही तो पढ़े हैं सर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आज ही पढ़ाया हूँ भैया ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आज केमिस्ट्री के क्लास में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, जो क्या होता है ये प्रभाजी आसवन होता क्या है? देखो एक्चुअली में हम लोग आसवन पढ़ते हैं, तो आसवन क्या होता है? कोई भी द्रव हमने लिया, जैसे पानी को हम गर्म करते हैं, और पानी को जब हम गर्म करते हैं उसके ऊपर प्लेट लगाते हैं, तो उसमें जो वाष्प होता है वो चिपकते जाता है। धीरे से अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो वही जो वाष्प बना है अब वो पुनः द्रव अवस्था में आ जाता है, इसको बोलते हैं आसवन। लेकिन आसवन का उपयोग तब करते हैं जब क्वथनांक में ज़्यादा अंतर हो, और प्रभाजी आसवन का उपयोग तब करते हैं जब क्वथनांक में जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें अंतर बहुत कम हो। ठीक है, तो क्वथनांक में जब कम अंतर होता है तो प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं। कब करते हैं? प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखना बेटा, प्रभाजी आसवन। ठीक है, चलिए तो जिन बच्चों का आंसर करेक्ट था, थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया, या बना यार क्वेश्चन अब प्रयोगशाला में हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों को सही विकल्प चुन कर पूरा करें। समभारिक की परमाणु संख्याएं भिन्न होती हैं, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है कि परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। जो बच्चा लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए बता दो भाई। ठीक है, इसका आंसर बता दो। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, परमाणु द्रव्यमान समान होता है कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है? इसका तो परिभाषा मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया, और कई बार इसको केमिस्ट्री क्लास में प्रूफ करके भी दिखाया हूं कि जो संभारिक होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, ये आइसोबार जो होते हैं बेटा, है ना, संभारिक, ये इसकी भार क्या होती है? ये भार इक्वल टू होता है, कहाँ है ये? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। सर इसकी परमाणु द्रव्यमान समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, जबकि एक होता है समस्थानिक। समस्थानिक जस्ट अपोजिट, परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन परमाणु भार क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये हमने क्लास में बेसिक चीजें पढ़ी थी समस्थानिक और संभारिक के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल बनने चाहिए, हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन के अंतर्गत मैं डालूंगा। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन देखे जाएंगे, सर ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? ये सब मिलेंगे हमारे साइंस की ई बुक में। ठीक है, उसी में मैं एड ऑन कराते जा रहा हूं, बिल्कुल वहां मिलेगा। अब पूछ दिया है कि बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक क्या है ना, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बता दो भाई बर्फ का गलनांक। -273 सेल्सियस, 273 केल्विन, 273 सेल्सियस या -273 केल्विन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, जो भी जुड़ रहे हो सबका स्वागत है भाई। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो
विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो कल मुलाकात करेंगे ऐसे ही प्रश्नों के साथ, जहाँ पे कल हम लोग पर्यावरण के जो टॉपिक्स दिए हैं उसको मैराथन क्लास पहले थ्योरी समझेंगे और जो उसके फिर एमसीक्यू को भी करेंगे। पर्यावरण की जो कल हमारी क्लास होगी वो एकदम से आपको ऐसा रहेगा कि जो पढ़ोगे वही पेपर में दिखेगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, क्योंकि वीडियो तो यूट्यूब में रहेगा, तो पेपर के बाद उस वीडियो को लेकर मेरे सामने आ सकते हो कि आपने ऐसा बोला था और ऐसा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल कल रेडी रहना। टाइम अभी मैं नहीं बता सकता, बट कल की क्लासेस जो कि शाम को ही होगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बढ़िया से रिलैक्स रहिए, आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। कुछ भी दिक्कत होता है तो मुझे संपर्क करें मतलब इसी सेशन पे। ठीक है, चलिए नाइस क्लास सर, बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, ये बुक आपको कहाँ मिलेगी? साध्य PSC एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है।